नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। जिम्मेदार बनाम जिम्मेदारी। दरअसल मध्य प्रदेश में दोनों चुनाव में जो कांग्रेस हारी है, तो निश्चित रूप से जब हार होती है तो इस बात की भी समीक्षा होती है कि वो कारण कौन कौन से हैं जिसकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। हाल ही में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस हार के जिम्मेदार लोगों की तलाश कर रही है, तो बीजेपी अगली रणनीति पर काम करते हुए नेताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रही है। ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस यदि ये जिम्मेदारों की तलाश कर रही है और जिम्मेदारी फिक्स करना चाहती है, वहीं बीजेपी जो है अपनी अगली रणनीति बनाते हुए नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने लगी है। लोकसभा की सभी 29 सीटों पर हार के जिम्मेदार खोजने के लिए कांग्रेस 29 जून को भोपाल के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मंथन करने जा रही है। इसके लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। मंथन के लिए सभी लोकसभा प्रत्याशी शामिल होंगे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य प्रत्याशियों से चर्चा कर कारण पूछेंगे। प्रत्याशियों से फीडबैक लेने के बाद बड़े नेताओं के साथ चर्चा होगी। इसके बाद 30 जून को चुनावी समितियों के सदस्य से बातचीत होगी। इस कमेटी में पृथ्वीराज चौहान, सप्तगिरी उलाका, जिग्नेश मेवानी हैं। ये तीनों नेता प्रदेश में कांग्रेस को मिली हार के कारणों का पता लाएंगे और हार की रिपोर्ट आला कमान को दी जाएगी। इसके बाद आला कमान जिम्मेदार नेताओं पर एक्शन लेगी। दूसरी ओर बीजेपी ने अपनी अगली रणनीति पे काम करना शुरू कर दिया है। विधानसभा सत्र के बीच बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इसमें 1000 से अधिक पदाधिकारी और नेता शामिल होंगे। जुलाई के पहले सप्ताह में होने वाली बैठक में संगठन चुनाव की रणनीति तय की जाएगी और सदस्यता अभियान की तारीख और कार्यक्रम तय होगा। प्रदेश में बीजेपी राजनीतिक रूप से हमेशा कांग्रेस पे भारी रही है। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, प्रत्याशी चयन से लेकर प्रचार तक में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस का प्रबंधन कमजोर रहा है। आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखते हैं कि इस बारे में जो नेता हैं या जो प्रवक्ता हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। ये देश भर में जहाँ कहीं पर भी हर प्रदेश में जो भी नुकसान हुआ है उसको लेकर चर्चा होनी है, फीडबैक लिया जाना है कि क्या हमारी गलती रही, कहाँ क्या कमी रही। जो भी पार्टी अपनी कमी को देखती है, उस पर चर्चा करती है, उसको दूर करने के प्रयास करती है, वो आगे संभावनाएं बढ़ाती है अपनी। और जो कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार से इस बार गेन किया, वो भी सब इसी के माध्यम से किया। तो ये एक रूटीन एक्सरसाइज के तौर के ऊपर है कि मध्य प्रदेश में और बेहतर कैसे कर सकते हैं। आने वाले जो भी चुनाव हैं, उपचुनाव हैं, उस सब का ताकि फीडबैक ऐसा मिले कि कैसे बेहतर से बेहतर करें। उससे सारे विधायकों से, प्रत्याशियों से, वरिष्ठ नेताओं से सबसे चर्चा होकर एक रिपोर्ट के साथ आगे जाया जाएगा कि क्या उसमें कमियां हैं, क्या बेहतर करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में यही, इसका संगठन इसीलिए सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है कि हम हमेशा तैयार रहते हैं। हम 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं। हम मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीते, लेकिन उसके बाद भी हम में कोई दम्भ अहंकार नहीं दिखेगा। हम अगले 5 साल को लेकर काम करना हमने प्रारंभ कर दिया। अगली रणनीति पर काम प्रारंभ कर दिया। जो बूथ हम हारे उनको कैसे वापस जीता जाए, उसकी तैयारियों को लेकर अभी से हमने काम प्रारंभ कर दिया। 29 सीटें जीतने के बाद भी हम चुप नहीं बैठे। हम मंथन लगातार करें, समीक्षा लगातार करें। वही कांग्रेस 29 सीटें हारने के बाद भी गायब है। अब उन्होंने एक पुअर परफॉर्मेंस वाला मध्य प्रदेश को राज्य माना और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जिसके सदस्य मध्य प्रदेश आना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं। जितेंद्र भवर सिंह प्रभारी विदेश में बैठे हैं, जीतू पटवारी के पास समय नहीं है। अब पता चला है कि 29 और 30 2 दिन वो आ रहे हैं। कई नेताओं से चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे, लेकिन होना क्या है, यदि समीक्षा करेंगे वास्तव में तो हार के कारणों का पता लगा के नेतृत्व जो जिम्मेदार है उसको हटाना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। तो जिम्मेदार बनाम जिम्मेदारी, हम इस पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे डिबेट में जो लोग जुड़े हैं, जो हमसे बातचीत कर रहे हैं, उसमें रितेश त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। हमारे साथ वाणी आहलूवालिया जी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार जो हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो चलिए, सबसे बात हो रही है कांग्रेस की। तो रितेश जी, चूँकि आप 29 सीट हारे हैं, 29 तारीख को समीक्षा बैठक हो रही है, तो ये किस तरह से समीक्षा होगी और इसमें किस तरह से फीडबैक लिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि सारे लोकसभा के जो प्रत्याशी थे उनको बुला के पहले पूछा जाएगा हार के कारणों का। तो इसका कोई फॉर्मेट है, कोई कुछ प्रारूप पहले से दिया गया है, या ही रैंडम जो लोग आएंगे वो इसी तरह पूछेंगे? क्या है इसका फॉर्मेट? रितेश त्रिपाठी जी।
लगता है कि रितेश त्रिपाठी जी से हमारा संबंध जो है विच्छेद जी, हो गया क्या है। ये आवाज आप तक आ रही? जी आ रही है, बोलिए बोलिए। हेलो जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ। और लोकतंत्र में हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं। जी अटल जी की पंक्तियां भी है, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। तो हम समीक्षा करेंगे लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा है चुनाव कैसे जीता जाए, रणनीति कैसे बनाई जाए और कैसे हम अपने आप को सुधार सकते हैं, कैसे हम में और सुधार आएगा। पर मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि वो क्या समीक्षा करते हैं कि कांग्रेस के किस नेता को खरीदा जाए, कहां पे तोड़फोड़ की जाए। कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, कभी हिमाचल, कभी मध्य प्रदेश, कभी तेलंगाना, यही काम करते हुए और ये 24 घंटे एक्शन मोड पे पार्टी रहती है। बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है उसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खरीद कर चुनाव लड़ाना पड़ता है। आपके पास अपना एक ऐसा मूल कार्यकर्ता नहीं है जिसको आप चुनाव लड़ सको। बीजेपी का जो मूल कार्यकर्ता है हतोत्साही है, दुखी है और इस बात पर सोच रहा है कि कब तक हम आयातित नेताओं के दम पर अपनी पार्टी को चलाएंगे। इसकी सबसे बड़ी पार्टी होने का दम्भ भरने वाली भारतीय जनता पार्टी जो आने वाले उपचुनाव हैं, चाहे वो आपका अमरवाड़ा हो, चाहे आपका विजयपुर हो और चाहे आपका गुना हो, कोई भी सीटें हो, वहाँ पे आप देखेंगे कि सारे ही आयातित नेताओं को चुनाव लड़ाया जाएगा। रही बात कांग्रेस में मंथन की, तो हम चिंतन भी करते हैं, मंथन भी करते हैं और इतिहास इस बात का गवाह है कि हम हर बार उभर के आए हैं पहले से बेहतर। और भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में विचार करे और 1000 कार्यकर्ताओं को जगह देने के लिए उतना बड़ा मंच ढूंढे। और आप देख रहे हैं कि लगातार भीड़ बढ़ाने से किसी का वो नहीं बढ़ता, जन तक जनाधार नहीं बढ़ता है। और आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस को खत्म करने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के सामने हम 3 फिगर में पहुंच गए, हमने सेंचुरी मार दी और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम मध्य प्रदेश में डबल सेंचुरी मारेंगे। इस बात का मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है रितेश जी कि आप सेंचुरी मारें, डबल सेंचुरी मारें। मैं वीणा आलूवालिया जी के पास चलूँगा कि इधर कांग्रेस अपने हार की समीक्षा कर रही है, जिम्मेदार ही तय करना चाहते हैं, पर्यवेक्षक आ रहे हैं, हारे हुए सांसद प्रत्याशियों से बातचीत होगी। दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो अपनी कार्य समिति की बैठक कर रही है, वो अपने संगठन की रणनीति तय करेगी और उसमें आगे की कार्य योजना बनाएगी। तो किस तरह सदस्यता अभियान के लिए भी आप किस तरह का कार्यक्रम तय करने वाले हैं या आगे क्या बीजेपी किस तरह से चीज़ों को देख रही है, जरा मैं चाहूँगा कि वाणी जी। और दूसरा ये जो रितेश जी कुछ कह रहे थे, इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जी जी सुभाष जी, आप रितेश जी और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं साथ में, मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ और आपके श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। बड़ी हास्यास्पद टिप्पणी देते हैं रितेश जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये एक रीति रही है और हम उस अनुशासन के अनुकूल ही चलते आए हैं। जैसे प्रधानमंत्री हर चुनाव के पहले अगले 100 दिन की रीति नीति बनाकर चलते हैं, एक विश्लेषण करके चलते हैं, वैसे ही प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक राज्य में उसी रीति नीति के अनुसार आगे की रणनीति, आगे के कार्यकाल, आगे का जो प्रोग्राम है, जो भी हमारे चयनित हमारे जो प्रदेश के अधिकारी गण हैं, उस अनुसार आगे की नीति तय करता है। अब मुझे लगता है कांग्रेस तो देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें बहुत कठिनाई हो ये जानने में कि कांग्रेस एक बिखरी हुई पार्टी है आज की डेट में। और ये जो बोल रहे थे कि शतक बना दिए, तो मैं वो भी एक चूक है इनकी, 99 सीटें आई हैं, अभी तक शतक नहीं बना पाए हैं। नैरेटिव ये कर रहे हैं जिसके ऊपर भी हंसी आती है कि हम तो जीत चुके हैं और भाजपा हार चुकी है और उसी का जश्न अभी तक इनके मस्तिष्क में चल रहा है। पर देखिए, मुझे लगता है अंतिम में ये होने वाला है कि कांग्रेस जैसे विदेश से राजनीतिक गुरु इंपोर्ट करती है, वैसे ही अपनी हार का विश्लेषण करने के लिए ये इंपोर्टेड स्पेशलिस्ट बुलाएंगे जो इनको एग्जामिन करके बताएंगे कि ये हारे क्यों है। रही बात इनके मध्य प्रदेश के नेतृत्व की, वो भी हम देख चुके हैं, ना रीत है, ना नीत है, ना बोलने का ढंग है। जित्तू पटवारी जी, जिनको तो हारे हुए पटवारी बोलना चाहिए, जहां जाते हैं वहां और कांग्रेस का बिखराव हो जाता है। अभी देख रहे हैं आप
इन्होंने इतना प्रचार जोर शोर से बोला है कि भाई धुआंधार प्रचार कर रहा हूं मैं, तो भाई प्रवास कर रहा हूं, तो वो तो आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो तो आपको करना ही है। परंतु आप जहां जाते हैं वहां पर आपको उन जनजातीय क्षेत्र के गांवों के भी नाम नहीं ठीक से बोलते बनते, ऊपर से जो मेरे पिता और माँ की उम्र के वनवासी क्षेत्र के बुजुर्ग होंगे उनसे पैर छुआते। तो भाई आप सोचिए ना, क्या नीति, क्या रीति, क्या संस्कृति, कहां तक पहुंची है कांग्रेस। एक जमाने में पूरे देश की सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में हुआ करते थे, सिकुड़ के कहां आ गए हैं आप। जी, तो एक राजनीतिक दल जो है अपने अमृत काल में सिकुड़कर बहुत छोटा हुआ है, पर अब फिर से फैल रहा है, विस्तारित हो रहा है, जिसकी बात अभी जो है कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि अब हम 3 के अंक में पहुंच रहे हैं और अगली बार डबल सेंचुरी करेंगे। तो मेरे साथ जो है वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी जुड़े हुए हैं। मैं दुबे जी, ये जो बीजेपी की कवायद हो रही है और कांग्रेस जो हार की जिम्मेदारी तय करने के लिए सांसदों को, जो हारे हुए सांसद प्रत्याशी उनको बुला रही है, 3 पर्यवेक्षक आ रहे हैं, अशोक चौहान जी आ रहे हैं, जिग्नेश आ रहे हैं और बाकी जो एक और सज्जन आ रहे हैं, तो ये किस तरह से, क्या कांग्रेस वाकई में अब ये बात तलाश रही है कि यूपी पड़ोस के प्रदेश में तो हमने समाजवादियों के साथ मिलकर अच्छा किया, क्या वजह है कि कभी मध्य प्रदेश हमारा गढ़ हुआ करता था, यहाँ पर हम जो है बीच में एक बार हमने सरकार बनाई भी, पर वो सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चली और फिर हमको दोनों बार शिकस्त खाना पड़ा। तो किस तरह से ये समीक्षा हो रही है और आप इसको किस तरह से देखते हैं दुबे जी? देखिए, समीक्षा करेगी पार्टी के नेता आएंगे तो निष्कर्ष निकलेगा कि आखिर क्या क्या कारण है। लेकिन मध्य प्रदेश में 2 दलीय राजनीतिक व्यवस्था है, या तो भाजपा या कांग्रेस। भाजपा से नाराज कांग्रेस, कांग्रेस से नाराज भाजपा, या तीसरे दल की गुंजाइश नहीं है। उत्तर प्रदेश में जरूर सपा बसपा तीसरा विकल्प बनते और राज्यों में भी बने, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। रहा सवाल कारणों का, तो बहुत सारे कारण तो स्पष्ट दिखाई देते हैं जी। कि विधानसभा चुनाव में जब करारी हार मिली तो जब कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता उम्मीद लगाए थे कि सरकार में आ रहे हैं, और उसके बाद भी निराशा में डूबे कार्यकर्ता, तो फिर उबर नहीं पाए। और एक टाइम पे जैसे बीच युद्ध में सेनापति बदला जाता है, ऐसा कांग्रेस में कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को लाए बीच युद्ध में, जैसे लोकसभा का चुनाव, तो उनको समझने में समय निकल गया। और तीसरा जो इनका राष्ट्रीय नेतृत्व है, प्रधानमंत्री होकर भी मोदी ने सभाएं की मध्य प्रदेश में, और एनके राहुल प्रियंका गांधी जो सभाएं करने का ही इनको समय मिला। दूसरा जो साधन और जो कार्यकर्ताओं का नेटवर्क था, वो बीजेपी का ग्रास रूट तक पहुंचा, उनके पास वो सब भी चीजें नहीं थी कि उस लड़ाई के मुकाबले में तैयार हो सके। इनके दिग्गज नेता थे, कमलनाथ छिंदवाड़ा में फंस के रह गए, दिग्विजय सिंह राजिया में, और वो कहीं गए नहीं, 7 जगह बाद में गए चुनाव निपटने के बाद। जबकि बीजेपी में भारी भरकम फौज थी, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री, अधिकारी, हर स्तर पर उनका जमावट थी, बतौर जमावट थी। तो कारण बहुत सारे थे, राष्ट्रीय मुद्दे भी, तो सनातन, राम मंदिर मुद्दा, प्रभाविता मोदी की गई, सब स्पष्ट कारण नजर आ रहे थे कि कांग्रेस को जिस दम खम से लड़ना चाहिए वैसे वो लड़ नहीं पाई। और परिणाम ये कि इस बार तो कभी 29 लोकसभा सीटें पार्टी हार गई है। अब और जो कारण होंगे पार्टी के अंदरूनी तौर पर, वो कल परसों बैठक है वहाँ रहे तो उसमें और निकल कर आएगा। लेकिन बहुत सारे कारण दिखाई दे रहे थे कि एक तरफ बिखराव वाली कांग्रेस लड़ रही है, दूसरी तरफ संगठित भाजपा लड़ रही है, तो ये हो नहीं पाया। अभी देखो उपचुनाव है, 4 उपचुनाव संभावित है फिलहाल। तो अमरवाड़ा का उपचुनाव चल रहा है विधानसभा का, फिर उसके बाद बुधनी का होना है, जरूरी हुआ तो विजयपुर में बिना विधानसभा के भी चुनाव होंगे। लेकिन अमरवाड़ा में क्योंकि छिंदवाड़ा जो हिस्सा है विधानसभा उसी लोकसभा के अंतर्गत आती है, तो वहाँ कमलनाथ को प्रभावी भूमिका में होना चाहिए, क्योंकि 40 वर्षों से वहाँ से सांसद उनका दबदबा था। लेकिन अभी तक कोई ऐसे आया नहीं उनकी तरफ से कि कोई विशेष वो प्रयास कर रहे हैं। जीतू पटवारी चलते वहाँ है, तो यदि ये अमरवाड़ा नहीं जीत रहे तो फिर कौन सी विधानसभा का चुनाव जीतेगी। और इनको एक जीत हुई है
जैसे डूबते को तिनके का सहारा या मरते को ये बूंद का सहारा, ऐसी वाली स्थिति है कांग्रेस। क्योंकि उसको अभी 4 साल 5 साल कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखना है, उनका मनोबल बढ़ाना है, अपने समर्थकों को भी ये दिखाना है कि अभी भी कांग्रेस में दमखम है। मोदी की गारंटी में भले ही हम 29 लोकसभा सीट हार गए हों, लेकिन अभी भी हमारा है, अस्तित्व है, हमारा जनाधार है, हम एक उपचुनाव जीत गए। तो इस सब कारणों से उनको जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी तक ऐसा संगठित प्रयास पार्टी के नहीं दिख रहे हैं। बड़े नेताओं के प्रोग्राम भी अमरवाड़ा के नहीं बने हैं। तो ये पार्टी को तय करना है कि उनको ये हारी मानसिकता से चलना है कि आत्मबल बढ़ाते हुए कार्यकर्ताओं का मनोबल विजयी मुद्रा लेके चलना है। जबकि भाजपा तो 24 घंटे 65 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। मुख्यमंत्री दुबे जी, मैं आपको रोकूंगा। ये बात तय है कि बार बार बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि वो 365 दिन 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है, और बीजेपी जब चुनावी मोड में रहती है, और ये तीसरी जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो सबसे ज़्यादा हाइप बीजेपी ने क्रिएट की। इतनी तमाम हाइप, इतना मतलब यूपी में कहना चाहिए एक तरफा प्रशासन चलाने की बात कि गुंडा राज ख़त्म, बुलडोजर राज शुरू, वहाँ पे सुशासन की बात, सब कुछ हुआ। और 24 घंटे आप मोड में रहे, तमाम सहयोगियों के साथ आपने मीटिंग की, उनको जहाँ ज़रूरत हुई आपने उनके साथ गठबंधन किया। इन सब के बावजूद यूपी में तो वो जलवा नहीं दिखा जो मध्य प्रदेश में दिखा। मध्य प्रदेश में परंपरागत रूप से यदि आप पिछले 10 साल को देखेंगे तो कभी 27 सीट थी, फिर 28 हुई, और इस बार छिंदवाड़ा ध्वस्त हुई। आपने अमरवाड़ा की बात की कि वहाँ पे अभी जीतू पटवारी गए हैं और वो एक दिन से, और कमलनाथ को जिस तरह से वहाँ सक्रिय होना चाहिए और अपनी साख बचानी चाहिए, अभी वो नहीं दिख रहा। हमारे साथ जो है रितेश त्रिपाठी जी हैं। रितेश त्रिपाठी जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाजपा संगठित है और कांग्रेस में बिखराव है, और कांग्रेस की तैयारी उस तरह से नहीं है जैसी भाजपा की तैयारी होती है। कांग्रेस में अभी वो सीरियस मोड नहीं आया है, और पर्यवेक्षक आएंगे, ये भी देखेंगे कि कौन जिम्मेदार है, और वो 29 नेताओं से बात करेंगे तो वो भी ये सोचेंगे कि ये सांसद चुनाव लड़ें, ये कितने लोकप्रिय थे, टिकट कैसे बटा, ये बहुत सारी बात होगी। पर जो बात निकल के आ रही है वो बार बार ये आ रही है कि पार्टी में बिखराव है, और जिस तरह से एक्टिवनेस दिखना चाहिए, तत्परता दिखनी चाहिए जो बीजेपी में है, वो आपकी पार्टी के लोगों में नहीं है। रितेश जी, पार्टी में कोई बिखराव है, ना ही पार्टी में कोई टूट है। हम नए तरह से हम मानते हैं कि हमने 29 सीटें अभी खोई हैं, और उनमें से 8 सीटें ऐसी रही हैं जिन्हें हम 1 लाख के कम मतों से हारे हैं। चाहे आप चंबल बेल्ट में जाएं, चाहे आप रीवा संभाग में देख लें, चाहे आप लक्ष्मण सिंह की सीट देख लें, हमने सभी सीटों पे अच्छा परफॉर्म किया। पर चुनाव में जैसा मैंने आपसे बताया, हार और जीत सिक्के के 2 पहलू हैं। रही बात लोकतांत्रिक भाषा की, लोकतांत्रिक व्यवस्था की, तो अभी हमारी बहन बोल रही थी हारू पटवारी, तो यदि मैं मोहन यादव जी को शोषण यादव जी बोलूं, क्योंकि उनके राज्य में जिस तरह से नर्सिंग घोटाला हो रहा है, नीट, यूजीसी, नेट और बाकी अन्य तरह के घोटाले निरंतर सामने आ रहे हैं, तो ये आधुनिक भाषा लगती है, अलोकतांत्रिक भाषा लगती है। अब आते हैं अपन कांग्रेस में, तो कांग्रेस में जो प्रत्याशी चयन की भूमिका में मुख्य भाग निभाया है, तो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने प्रत्याशी को चयन किया है। उन्हीं के नेतृत्व में दरबार से हमने उनको आमंत्रित किया है, वो लड़ रहे हैं आज की डेट में, और बहुत जल्दी आपको अमरवाड़ा का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जब आप सत्ता में रहते हैं तब आपके पास सत्ता बल, धन बल, बाहुबल, सारे बल उपलब्ध रहते हैं, सारे रिसोर्सेज रहते हैं और बीजेपी लगातार विपक्ष को खत्म करना चाहती है। आपने देखा कि कांग्रेस ने 30-70 साल देश में शासन किया, पर कांग्रेस ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया, ना ही विपक्षी नेताओं को सताया, ना ईडी के दम पर डराया, ना उनको जेल भेजा, परंतु हमेशा विपक्ष सहित राजनीति में भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है और कहती है कि हम कांग्रेस रहित भारत बनाएंगे। और आज आप देखिए कि कांग्रेस इंपोर्टेड भाजपा बन चुकी है, जिसमें से 65% कांग्रेस पार्टी के नेता आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सदन में बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के हम अभी 2018 में जीत के आए थे, वो दिन बहुत दूर की बात नहीं है। आपने लोकतांत्रिक तरीके से धन बल, पैसे बल, बाहुबल के हिसाब से आपने सत्ता जरूर हथिया ली, पर लोकतंत्र कभी भी इन सब चीजों को माफ नहीं करेगा। मैं मानता हूं कि वो सब घटनाएं लोकतंत्र पर एक काला धब्बा है।
पर भारतीय जनता पार्टी को अपना जो किया हुआ है वो सब उसको बहुत अच्छा लगता है और दूसरे का किया हुआ उसको पाप नजर आता है। तो मैं मानता हूं कि आपको मूल्यों पर आधारित राजनीति करना चाहिए। ठीक है, आपने 2018 में देश के साथ इतना बड़ा अपराध कर लिया, पर बार बार जनता ये सब चीज आपको माफ नहीं करेगी। आपने देखा कि राम के नाम पर वोट लेने वालों को जनता ने उनकी असलियत दिखा दी, उनका असली चेहरा दिखा दिया। खुद अयोध्या हो, चित्रकूट हो, नासिक हो, देश के सभी धार्मिक स्थानों से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट खो दी और हार और जीत सिक्के के दो पहलू हैं। सभी नेता सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। हम चुनाव हारे हैं, पर हम दोबारा अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में लौटेंगे, वापसी करेंगे। जी चलिए वाणी जी से पूछते हैं। वाणी जी, ये 2018 का एक दागदार समय भी बताया जाता है कि जिसमें साम दाम दंड भेद और सिंधिया जी की बगावत और फिर बाकी विधायक उनके साथ जाना, कमलनाथ की सरकार का गिर जाना और फिर विभिन्न विधायकों को बीजेपी से टिकट मिलना और फिर जीत के आके फिर से जो है शिवराज सिंह की सरकार बनना। तो ये सारी बात अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपने जनता ने आपको नकारा है। जहाँ से आप राम नाम का जाप लेके चले थे, वो अयोध्या, वो चित्रकूट और नासिक जैसी जगह से आप सब जगह से हारे हैं। ये अभी आपने सुना कि कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। जी पहली बात तो अयोध्या का विधायक भाजपा का ही है। दूसरी चीज, 15 महीने जो आपकी कांग्रेसी सत्ता थी, तो आप जो धन बल और संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं तो 15 महीने आपके पास थी। तीसरी चीज, काला सबसे बड़ा काला धब्बा राजनीतिक इतिहास में हुआ था तो वो रहा है कांग्रेसी शासन में जब इमरजेंसी लगाई गई थी। उस दौरान चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आम जनमानस हो, चाहे राजनीतिक लोग हो, उनको घर से आधी रात घसीट के जेलों में भरा गया। उसके बाद सच्चाई आप और हम सब जानते हैं, वो इसलिए इंदिरा गांधी के हाथ से सत्ता निकल रही थी, वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी और इसीलिए उन्होंने धन और बल दोनों का प्रयोग करते हुए इस देश में इमरजेंसी जैसी काली दिन दिखाए हम लोगों को। अब बात करती हूँ मैं संस्कारों की, तो भाई साहब आपके ही नेता ने आज सदन में एक टिप्पणी दी है, सांसद को उन्होंने राजा की तुलना की है। आप कैसी नैतिकता की बात करते हैं? और हमको अगर सत्ता मिला है तो सत्ता के अनुकूल हम काम कर रहे हैं। 99 सीटें मिलने पर तो आप जश्न ऐसे मना रहे हैं। इतना बड़ा राजनीतिक दल, आप विश्लेषण करने के योग्य नहीं है, आप सोचने के काबिल नहीं है। आपके पास वो मानसिकता ही नहीं है कि आप अपने गरिबान में झांक कर देखिए कि हमने क्या गलतियां की हैं 60 वर्षों में। अगर ऐसी गलतियां ना होती तो देश में आपको जनता सत्ता क्यों नहीं देती? सत्ता से बाहर किया 2014 के बाद। उसका कारण ये है कि आप लोग देश के अनुकूल नहीं, देश के विरुद्ध काम कर रहे थे। आप विकास के लिए नहीं, आप अपने खुद के स्वयं के राजनीतिक विकास और प्रभाव के लिए काम कर रहे थे और आप बाहरी ताकतों के ज्यादा प्रभाव में हैं। वो तो आज भी स्पष्ट है और आज भी आप लोगों के राजनीतिक गुरु इंपोर्टेड आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप जो 29 तारीख को 29 लोगों को लेकर विश्लेषण करने वाले, तो भैया उसके लिए भी इंपोर्टेड एक्सपर्ट्स बुला लीजिए जो बताएंगे आपको हार का कारण क्या है। दुबे जी, मैं चाहूँगा आपसे लास्ट कमेंट्स ये पूरी बातचीत में कि किस तरह जिम्मेदारी जो है, जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी तय की जाएगी और किस तरह से समीक्षा होगी और इसके क्या परिणाम आप भविष्य में कांग्रेस को लेके देखते हैं? देखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, कांग्रेस को खुद चिंतन करना चाहिए और उन कारणों पे जाना चाहिए जिसके कारण वो मध्य प्रदेश जैसे मजबूत राज्य में लगातार चुनाव हार रही है। यदि कांग्रेस के सभी नेता एकजुट हो जाएं, बुनियादी मुद्दों पर संघर्ष करें, तो एक प्रभावी संगठन लचर हो गया, उसको खड़ा करें, तो राजनीति में हमेशा सबके लिए चांस बने रहते हैं। सरकार की इनकम नहीं होती है, जैसा आप पहले कह रहे थे कि भाजपा ने इतना सब किया और उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में हुई। तो उत्तर प्रदेश में तो सपा और बसपा ये कारण भी वहाँ कांग्रेस को बहुत नुकसान होता है। लेकिन इस बार तो
मध्य प्रदेश में भी 3-4 सीटों पर बसपा का नुकसान हुआ, तो इनको विरोधी दलों को भी एकजुट करना पड़ेगा। बहुत सारे काम है, चुनौतियां बहुत है, क्योंकि भाजपा जैसे विशाल संगठन और संसाधनों के नए पार्टी से उनका मुकाबला है, तो इसके लिए इनको वैसे ही तैयारी करनी पड़ेगी। जैसा सामने वाला प्रतिद्वंदी हो, तब जाके कहीं जी, तो सही है कि कांग्रेस को एक बार फिर से अपने को पुनर्संगठित करना होगा, तैयारी करना होगा, अपने हार की समीक्षा करनी होगी, और निश्चित रूप से कांग्रेस वो करने भी जा रही है, और बीजेपी जिस तरह उसकी कार्य पद्धति वो कर रही है। हमने इस आप सबके साथ मिलकर एक एनालिसिस किया, और हमको लग रहा है कि आने वाले समय में दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर काम करेंगी। आप मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।